हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक्स फिनिश किया। इस वीडियो में अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th का 5 चैप्टर होता है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बड़ा होता है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बोर्ड में भी इससे काफ़ी मार्क्स आते हैं और नीट में आप जाएंगे तो 2 से 3 सवाल फिक्स्ड है, 2 तो मिनिमम, 3 भी। तो ये बड़ा चैप्टर है, काइनेटिक्स से भी बड़ा है, सॉल्यूशन से भी बड़ा है। तो बड़ा चैप्टर है तो सवाल भी ज़्यादा रहता है, बोर्ड के एग्जाम में भी, नीट में भी रहता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे। देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस टर्म को तोड़ दो, मतलब अलग करो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ, इतना का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होगा वो किसके मदद से होगा? इलेक्ट्रिक करंट के मदद से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे लिखना इसको इस तरह से चाहिए, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of electric energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry। कन्वर्जन होता है एनर्जी का, इस तरह से लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज़ होता है बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे चैप्टर में 2 चीज़ होता है। एक एनर्जी का कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या वाइस वर्सा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ये हुआ, और दूसरा इट ऑल्सो डील्स विथ कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्शन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। कंडक्शन कहाँ? सॉल्यूशन में। और एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज़ होता है, एक तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज़ के बारे में स्टडी करना है आपको, एक एनर्जी का कन्वर्जन है, दूसरा कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन थ्रू मेटल और इलेक्ट्रोलाइट। बात समझिए, 2 तरह से कंडक्शन होता है, कंडक्शन थ्रू मेटल भी होता है, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। कंडक्शन थ्रू मेटल होता है तो मेटल में चार्ज कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में चार्ज कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर मतलब कंडक्शन दिखलाने वाला, चार्ज कैरियर होता है फ्री आयंस। कंडक्शन थ्रू मेटल चार्ज कैरियर फ्री आयंस, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर फ्री आयंस, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें एक सवाल ऐसे ही लिखे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर। ऐसे एक सवाल लिखे कि इस सब में अच्छा कंडक्टर क्यों नहीं, क्योंकि कंडक्शन प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर में। सोडियम है, सिलिकॉन है, NaCl है, ICl है। तो इस सब में जो सवाल है उसका आंसर होगा सोडियम। मेटल इज ऑलवेज गुड कंडक्टर, मेटल इज ऑलवेज गुड कंडक्टर। तो इस चारों में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सोडियम, क्योंकि मेटल है। ये तो एक तरह से कहो बाइंड है, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो करेगा नहीं, ये अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में करेगा नहीं, ये भी करेगा लेकिन बहुत कम। लेकिन गुड कंडक्टर पूछ रहे हैं, गुड कंडक्टर। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इंट्रोडक्शन जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
हमें कंडक्शन पढ़ना है सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें कंडक्शन पढ़ना है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन देता है? फ्री आयंस। और यहाँ पर मिलेगा कौन हमें? इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है नहीं होता है ये तो आप इक्विलिब्रियम से पढ़ते आ रहे हैं, फिर मैं एक बार बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन किससे चले? करंट से, इलेक्ट्रो। वैसा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंडक्शन प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन देगा? सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी देगा फ्री आयंस। सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी देगा फ्री आयंस, जो हम पढ़ना है। और मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन देता है? फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट जब भी आप लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं नहीं कहते हैं मैं वो बोल देता हूँ, आप ये बात इक्विलिब्रियम से ही लिखते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस होता है जो आयंस में डिसोसिएट होता है। द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएटेड इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाए इन मोल्टेन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन और फ्यूज्ड करने का मतलब होता है गला पिघला, या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो। तो इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो आयंस में डिसोसिएट करे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जो आयंस में डिसोसिएट नहीं करे। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो लगभग नियरली 100% आयंस में डिसोसिएट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट आप उसको कहते हैं जो पार्शियली आयंस में डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो 100% लगभग आयंस में डिसोसिएट हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट हो आयंस में। तो सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाएगा? फ्री आयंस। मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पढ़ना क्या है? कंडक्शन इन सॉल्यूशन पढ़ना है। तो कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन होता है? फ्री आयंस। मेटल में चार्ज कैरियर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन चैप्टर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको दो चीज़ के बारे में अध्ययन करना है, स्टडी करना है। एक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा होता है। कैसे होता है, कहाँ पर होता है, उस सब आगे हम लोग स्टडी करेंगे, वही तो पढ़ना है। और होता है कंडक्शन। तो मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है फ्री आयंस। तो चार्ज कैरियर यदि हमें पूछे कि सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर कौन है, तो सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ये सब छोटा छोटा टर्म बहुत पहले से। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl लिखा हुआ है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही इसको सॉल्यूशन में या मोल्टेन में रख दो तो ये आयंस में टूट गया। द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
ये सब आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociate into ions। तो जो आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में डिसोसिएट करेगा इलेक्ट्रोलाइट। हमें तो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी बात होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl लिखे हैं, तो NaCl जो होता है बच्चे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सब क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, ये सब इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में बहुत पढ़े कि 2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 2K प्लस सल्फेट 100% आयंस में टूटेगा, लेकिन एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम भी लेगा आगे चल के। जो आप पढ़ें ये सब इक्विलिब्रियम नहीं लेता है, दिखलाने को दिखलाया जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम लेता है। तो ये जो फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वैसा दैट इलेक्ट्रोलाइट which almost completely dissociated into ions, that electrolyte which almost completely dissociated into ions, weak electrolyte। ये सेकेंड वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, द सब्सटेंस व्हिच पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% लगभग टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली। जब आप NCERT इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो ये सब तो 10% से कम ही डिसोसिएट रहता है, 6 से 7% डिसोसिएट। मतलब 100 ये लीजिएगा ना, तो इधर 5 या 6 ऐसे जाएगा, 95, 94, 93 इधर ही रह जाएगा। तो वो स्ट्रेंथ है कि ये पूरा टूटेगा ये नहीं। अब आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तो वहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, क्योंकि कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाएगा, फ्री आयंस। मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमें तो पढ़ना नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट चैप्टर अलग है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमें तो पढ़ना है कंडक्शन इन सॉल्यूशन, तो कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन कब करेगा, जब वो आयंस में टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेगा ही टूटेगा, तब इलेक्ट्रोलाइट है। आयंस में टूटेगा तो दो तरह से टूटेगा, एक है कि जितना का जितना लिए हैं सब का सब कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंडक्शन प्रॉपर्टी कुछ और होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा, आयंस में कम टूटेगा तो उसका कंडक्शन प्रॉपर्टी कुछ और होगा। जितना ज़्यादा आयंस में टूटेगा ना, उतना ज़्यादा कंडक्शन प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि कंडक्शन दिखलाता कौन है, फ्री आयंस। कंडक्शन प्रॉपर्टी फ्री आयंस करता है सॉल्यूशन में। NCERT चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे NCERT, तो उसमें लिखा हुआ है कंडक्शन किसका, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। चार्ज कैरियर कौन होगा, फ्री आयंस। जैसे एक छोटा सा बात देखिए, चार्ज कैरियर कौन है, फ्री आयंस। लेट समझना बात को, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, X1 कॉन्सेंट्रेशन है, इधर ले रहे हैं डिसोसिएशन। समझने के लिए 40% डिसोसिएट है, X2 कॉन्सेंट्रेशन पे 60% डिसोसिएट है, X3 70% डिसोसिएट है। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लिए हैं, डिसोसिएशन अलग अलग है, तो कंडक्शन प्रॉपर्टी बदल जाएगा कि नहीं। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में फ्री आयंस मिलेगा, कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा। कंडक्शन करेगा कौन, फ्री आयंस। सॉल्यूशन में फ्री आयंस, सॉल्यूशन में ही पढ़ना आपको, मेटल में नहीं। तो एक समझने के लिए ले रहे हैं, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 40-70 नहीं लिखाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन पर 20% टूटा है, एक पर 30% टूटा है, एक पर 10% टूटा है। तो जितना ज़्यादा डिसोसिएटेड रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्शन देगा, क्योंकि कंडक्शन
फ्री आयंस करता है। इन सॉल्यूशन कंडक्शन प्रॉपर्टी शोज बाय फ्री आयंस, फ्री आयंस, फ्री आयंस। तो सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन करेगा? फ्री आयंस। हमें पढ़ना ही है। और फ्री आयंस कहाँ से मिलेगा उसको? इलेक्ट्रोलाइट से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन प्रॉपर्टी कम होगा। इसीलिए यहाँ पर नेचर अलग अलग। दो तरह का अप्रोच होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोच, देयर आर टू अप्रोच। मतलब स्टडी करने का यदि देखो एनसीईआरटी यदि आप पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें अप्रोच कैसे लेता है। एक क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट या क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच, दो अप्रोच होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? मास से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? नेचर से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव का मतलब नेचर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करता है ये। क्वालिटी कैसा है? ज़्यादा डिसोसिएटेड है कि कम डिसोसिएटेड? यहाँ पर क्वालिटी से नहीं मतलब है, क्वालिटी से नहीं मतलब है कितना अमाउंट है, मास कितना है, बताते हैं अभी कैसे क्वांटिटेटिव होता है। तो दो हेडिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक देखिएगा क्वांटिटेटिव मास से और एक क्वालिटेटिव की नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन, तो ये बात होता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच है क्वालिटी, इसके अंदर तीन आता है, ये इसी के अंदर ये तीनों आता है। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तीन हेडिंग है। अभी ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले तो दो हेडिंग में बांटा गया ब्रॉडली, एक को क्वालिटेटिव और दूसरा को क्वांटिटेटिव। फिर उसके अंदर तीन आता है, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये जो फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चे, ये फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस अभी हम लोग पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। ये आता है इसके अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोच में आता है ये। मतलब फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को अमाउंट से मतलब है, कितना अमाउंट है कि इससे मतलब है। बताते हैं कैसे मतलब है। ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों अप्रोच है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसमें दोनों अप्रोच या ट्रीटमेंट जो बोलिए। गैल्वेनिक सेल में दोनों आता है, क्वांटिटेटिव मात्रा अब कितना अमाउंट है, क्वालिटेटिव दोनों आता है। फैराडे में सिर्फ आता है क्वांटिटेटिव। अभी बता रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है कैसे। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ये ओनली क्वालिटेटिव अप्रोच। तो फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को दो हेडिंग में किया गया है, एक को क्वांटिटेटिव अमाउंट से रिलेशन है और एक को क्वालिटेटिव कि नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्वांटिटेटिव का मतलब कितना अमाउंट जाता है, कितना वॉल्यूम जाता है, कितने मोल जाता है, सब आता है। मोल है तो वॉल्यूम है अमाउंट सब आ जाएगा। इससे मतलब है क्वालिटेटिव का मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए। तो दो हेडिंग में बात करा गया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़िएगा उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच कहते हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़िएगा उसको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में रखते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़िएगा उसको क्वालिटेटिव अप्रोच में रखते हैं। तो तीन हेडिंग है यहाँ से, ये तीनों पढ़ना है।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, तब गैल्वेनिक, तब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इस तरह पढ़ने से ना समझने में थोड़ा आसानी होता है बच्चे को। दो तरह का सेल होता है जो हमें पढ़ना है इसमें, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रो ईसीसी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ईसी। दो तरह का सेल पढ़ना हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सब हम लोग पढ़ना है, हम लोग को बस एक बार सुन लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? सेल इन व्हिच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, रटना ये सब, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू व्हिच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं रहता है बच्चे को याद, बच्चे बाबू 12th पास आउट बच्चे से भी पूछिए तो उसको पॉइंट याद नहीं रहता, याद रखना है। एक के स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पूछे तो निगेटिव। दूसरा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है। घर में जो इन्वर्टर काम करता है आपके घर में, यही है आपके घर में जो इन्वर्टर काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मोबाइल जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक टर्म ये, दूसरा स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है। ये सवाल सब आ चुका है। और ईएमएफ इज जनरेटेड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखेंगे, अभी इसको पढ़ेंगे आगे गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 बात होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, और ईएमएफ जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और यहाँ पर आगे चल के एक रिएक्शन और लिखेंगे कि इसमें कैथोड एनोड पर क्या होता है, इसमें कैथोड एनोड पर क्या होता है, उसको मैं छोड़ दिया हूँ अभी। आगे चल के लिखेंगे कि ये कैथोड एनोड ये सब लिखेंगे, इस तो वहाँ पर बताएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल इन व्हिच नॉन स्पॉन्टेनियस, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल इन व्हिच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ भी है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, इधर नॉन स्पॉन्टेनियस अकर्स बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, इस पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, कैसे पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये सवाल आ चुका है। ईएमएफ इज अप्लाइड, तो ये सब टर्म ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ईएमएफ अप्लाइड होता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उसके बाद कौन सा एनर्जी का कन्वर्ज होता है, ईसी कन्वर्टेड, ईसी कन्वर्टेड इनटू सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईई कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इधर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। ये जो बात बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव सब आया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अप्लाइड, हियर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो लिखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें 3 हेडिंग पढ़ना है, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन।
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका ये आता है फराडे इलेक्ट्रोलिसिस। फराडे इलेक्ट्रोलिसिस इसी में आता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही। आइए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सब आपको मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सब टर्म आते रहेगा। मेटलर्जी जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये टर्म सभी आएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन आता है? फराडे। फराडे इलेक्ट्रोलिसिस अभी लिखे थे ना, तो इसी में पढ़ना आपको। और इसमें हमको गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करना है, जो गैल्वेनिक सेल देखे थे। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हमको स्टडी करना है, तो समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। और फराडे के बारे में स्टडी करना है हमें, तो हमें कौन सा सेल लेना है? इलेक्ट्रोलिटिक। हमें सॉल्यूशन में आयंस का माइग्रेशन करना है, तो सॉल्यूशन में आयंस का माइग्रेशन के लिए रिडॉक्स रिएक्शन होता ही है। किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन होता ही है। आगे चल के अभी कैथोड एनोड के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कैथोड एनोड अलग, इसमें कैथोड। जैसे इसमें कैथोड लेंगे तो पॉजिटिव होगा, एनोड लेंगे तो निगेटिव होगा। इसमें कैथोड लेंगे तो निगेटिव, एनोड लेंगे तो पॉजिटिव, जो आगे लिखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। इसमें कैथोड होता है पॉजिटिव, इसमें एनोड, ये इलेक्ट्रोड होता है, ये एनोड होता है यहाँ पॉजिटिव, और कैथोड होता है यहाँ निगेटिव। ये फिर फर्क। इसमें बच्चे एनोड होता है निगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। ये कैथोड एनोड क्या है इसके बारे में बताएंगे। वैसे आप ये 11 में ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, वहीं पर चर्चा होता है, लेकिन पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोड होता है जिसे चार्ज लीव करता है और चार्ज इंटर करता है। इलेक्ट्रोड में दो कैटेगरी होता है, वो सब पे आ रहे हैं अभी। तो अभी दो सेल के बारे में बताएं। कंक्लूजन क्या है? दो सेल है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या याद रखना है? याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव। कौन सा एनर्जी का कन्वर्जन होता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में EMF इज जनरेटेड। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड। पोटेंशियल एनर्जी घटता है, निगेटिव साइन है, घटेगा ही घटेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कब होगा? जब एनर्जी सप्लाई करेंगे। जैसे घर में देखिए, मोबाइल जैसे आपका डिस्चार्ज हो गया, घर में आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो लाइट आती है ना, तो इन्वर्टर क्या करता है? उसको रिचार्ज करता है फिर से। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होते रहता है। जब बैटरी पढ़ेंगे तो सब चीज़ कुछ और बताएंगे भी। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी स्टोर करता है वो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इस नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वो तब होगा जब लाइट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। और घर में लाइट कट गया तो देखते हैं वो खुद बैटरी से, इन्वर्टर से आपका फ़ैन चलता है, लाइट जलता है, ये सब जो आपको चलता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गिव्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव, EMF जनरेटेड, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और थोड़ा ये भी एक चीज़, एनोड यहाँ निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये सब अंडरलाइन किया, मतलब एग्जाम का पूछा हुआ सवाल सब है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तब होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, गिव्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट है ये गिव्स एनर्जी का। EMF इज अप्लाइड, इसमें क्या एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। ये सब टर्म हम पूछते हैं कभी कभी बच्चे से, वो क्लास में नहीं जवाब देता है। तो क्या याद रखना है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, एकदम ध्यान से आराम से कान खोल के सुनना है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और तब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल में। घर में ध्यान रखना है कि इन्वर्टर जो है बैटरी को फिर चार्ज कर रहा है, मोबाइल आपका फिर चार्ज करता है कब? जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो मोबाइल को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है वो। गिव्स एनर्जी का वैल्यू क्या होता है?
आपका पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ईएमएफ क्या होता है, अप्लाइड करते हैं। एनोड कैसा होता है इसका, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आपके घर में लाइन करता है तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, स्पॉन्टेनियस होता है। ईएमएफ इज जनरेटेड, वहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, नहीं डिक्रीज करता है ना, बैटरी कभी डाउन ही नहीं होता। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। तो ये दो सेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसके बारे में स्टडी करना है, फैराडे के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसके बारे में स्टडी करना है, गैल्वेनिक सेल में। तो ये सब टर्म है, ये सब टर्म बच्चे रटना पड़ता है सभी को। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, 3 हेडिंग था। तो फर्स्ट हेडिंग है फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद गैल्वेनिक सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कहते हैं। देखिए अब समझिए, पहले ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट रट लेना चाहिए कि फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इससे पहले भी लिखे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ईएमएफ इज अप्लाइड नॉट जनरेटेड। आयंस माइग्रेट मीन्स मास माइग्रेट। क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड, हैंस क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये पॉइंट सब है। अब देखिए इसको समझना है। ये एनोड है, एक ही कंटेनर में रिएक्शन होता है इसमें। ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है। एनोड और कैथोड दोनों पीटी का बना हुआ है। इस सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पर कोई ये सेल ब्रिज नहीं रहता है, यहाँ पर कुछ सेपरेशन नहीं रहता है। एक ही कंटेनर में ये दोनों बना दिया जाता है, एक ही में। एक एनोड होता है और एक कैथोड। करंट इधर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि तब तक ये नहीं होगा जब तक आप एनर्जी इस पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई ना करेंगे। इसमें होता है, देखिए इसमें बोले थे कि एनोड होता है पॉजिटिव, इसमें कैथोड होता है नेगेटिव। कैथोड इसका, जबकि गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कैथोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस इसी में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल ईएमएफ अप्लाइड किया जाता है। आयंस माइग्रेट मीन्स माइग्रेशन ऑफ क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड, हैंस क्वांटिटेटिव अप्रोच बताते हैं। तो ये है आपका फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ पॉइंट। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं। एक एक इसमें चीज़ सबको थोड़ा समझते हैं। ये तो फैराडे का कुछ है चीज़ सब ऑब्जेक्टिव जो आपको याद रखें। इसमें 2 लॉ भी पढ़ना है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फिर इसमें आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ना है। ये सब इसमें टर्म सब पढ़ना आपको फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो पहले टर्म का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास करवाते हैं तो आयंस में डिसोसिएट होता है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इससे हम करंट पास करवा रहे हैं। करंट पास करवाएंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट से आप करंट पास करवाते हैं तो आयंस में टूटता है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट तो अप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव है, नॉन एस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ या ब्रेकडाउन या डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस व्हेन करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आयंस में कब टूटेगा? जब इससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। आयंस में टूट गया ये Na+Cl- में। अब यहाँ पर समझिए, Na+Cl- में जो डिसोसिएट हुआ उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं? सो देखिए, NaCl डिसोसिएट कर गया Na+ और Cl- में, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। माइग्रेशन कौन करेगा? आयन। तो कैसे माइग्रेट करता है इसको देखिए, Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Na में गया, माइग्रेशन हुआ, यहां से यहां तक ये माइग्रेट किया। माइग्रेट क्या किया? Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में आ गया, और ये मैं अभी यहां पर लिखता हूं डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड पे आके बैठ गया। ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड होता है, कैथोड एनोड आगे डिस्कशन करेंगे। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में आ गया, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में आ गया, ये डिपॉजिट हो गया। अब तो ये माइग्रेशन करेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में माइग्रेशन करेगा फ्री आयंस। सॉल्यूशन में माइग्रेशन कौन करेगा? सॉल्यूशन में कंडक्शन कौन करेगा? फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? फ्री आयंस सप्लाई करेगा, चार्ज कैरियर फ्री आयंस। तो Na+ माइग्रेट किया। जब NaCl से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए हैं, तो Q चार्ज पास करवाए हैं, तो क्या किस में डिसोसिएट हो गया? Na+ और NaCl से जब Q चार्ज पास करवाए तो किस में डिसोसिएट हो गया? Na+ और Cl-। Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ गया? Na। अब यहाँ पर समझिए, जितना मास Na+ का होगा उतना ही मास Na का भी होगा। कि मास से बदल जाएगा? याद रखिएगा, मास नहीं बदलता है बच्चे। तो क्या होता है सो देखिए, यहाँ पर Na+ Na में गया, माइग्रेट किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके माइग्रेट किया, कंडक्शन किया। अब यहाँ देखो, Na+ का जो मास होगा वही मास Na का भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। एक चीज़ यहाँ पर जो लिख रहे हैं बच्चे, जो आप पहले से भी जानते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल में हमें कन्वर्ट करना है तो इतने नंबर आएगा। ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 96,500 कूलम। यही लेके वैल्यू लेके चलना आपको। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96,500 कूलम। इसी को 1 फराडे बोलते हैं। F मतलब फराडे। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट किया, इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना होगा इसका? एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 96,500 कूलम चार्ज होगा। इसका चार्ज ये होगा ना, 96,500 कूलम चार्ज, 96,500 कूलम चार्ज है। और Na का मास कितना होगा? 23 ग्राम। बात समझिए यहाँ पर, जब इससे मतलब इससे NaCl इलेक्ट्रोलाइट से 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं, Q चार्ज है, ये इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं। NaCl से जब 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो कितना ग्राम मास डिपॉजिट हो रहा है? डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड कैथोड 23 ग्राम। तो इसको दो तरह से बोलेंगे। एक ने बोला कि इससे यही चार्ज है बाबू यहाँ पर कि 96,500 कूलम चार्ज पास करवाएं तो
तो 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट हुआ मतलब माइग्रेट किया, माइग्रेशन हुआ। दूसरा बोला नहीं, Na+ माइग्रेट कर गया। Na+ का माइग्रेशन हुआ कब? जब 96,500 कूलम चार्ज पास करवाएं। 96,500 कूलम चार्ज पास करवाएं इससे, तो Na+ का माइग्रेशन हुआ। दूसरा बोला नहीं, 96,500 कूलम चार्ज पास करवाएं तो 23 ग्राम का माइग्रेशन हुआ। एक बच्चे ने बोला कि 96,500 कूलम इससे चार्ज पास करवा रहे हैं तो 23 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। दूसरा बोला नहीं, 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो Na+ का माइग्रेशन हो रहा है। दोनों सही बोल रहा है। Na+ यहाँ से यहाँ कब पास जाएगा? जब इतना चार्ज इसे पास करवाइएगा तब। तो इससे 96,500 कूलम चार्ज पास करवाइएगा तो Na+ माइग्रेट करेगा, या 96,500 कूलम चार्ज पास करवाइएगा तो 23 ग्राम माइग्रेट करेगा। 96,500 कूलम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डबल हो जाएगा। इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी याद रखना 1 फराडे। तो यहाँ पर समझना ये कि किसी ने बोला कि इससे 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो Na+ का माइग्रेशन हो रहा है। किसी ने बोला नहीं, 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो 23 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। दोनों सही है। एक ने बोला 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो Na+ का माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन मतलब कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा बोला नहीं, 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है। दोनों सही बोल रहा है। एक बोल रहा है Na+ माइग्रेट हो रहा है, दूसरा बोल रहा है 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है। दोनों सही है। तो यहाँ से Na+ जब माइग्रेट हो रहा है, यहाँ से जब 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है तो मास से रिलेटेड हो गया। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ आयन इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास। फिर से सुनिए, Na+ माइग्रेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कंडक्शन दे रहा है। कब? जब 96,500 कूलम पास करवा रहे हैं। दूसरा बोला नहीं, इससे 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं तो 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि इसका मास है, इसका मास 23 ग्राम ही होगा। तो जब आप इतना चार्ज पास करवा रहे हैं तो Na+ माइग्रेट हो रहा है। Na+ माइग्रेट हो रहा है मतलब 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है। तो माइग्रेशन ऑफ आयन इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास, और माइग्रेशन ऑफ मास इज रिलेटेड विथ क्वांटिटी। देयरफॉर फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव अप्रोच। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को क्वांटिटेटिव अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयन का जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है, कंडक्शन है, वो किससे रिलेटेड है? माइग्रेशन ऑफ मास, मास से। और जब मास कहीं पर माइग्रेट कर रहा है, कंडक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं या अप्रोच कहते हैं। तो फैराडे को क्वांटिटेटिव अप्रोच क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आप पॉइंट लिखे हैं। फिर से बोल देता हूँ, माइग्रेशन ऑफ आयन इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास, माइग्रेशन ऑफ मास इज रिलेटेड विथ क्वांटिटी। देयरफॉर फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। एक ने बोला कि 96,500 कूलम चार्ज पास करवाएंगे तो Na+ का माइग्रेशन हो रहा है। दूसरा बोला नहीं, 96,500 कूलम का चार्ज पास करवाएंगे तो 23 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। Na+ का जो मास होगा वही Na का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसका भी 23 ग्राम होगा, इसका भी 23 ग्राम ही होगा। मास में किसको जोड़ते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ना। तो किसी ने बोला कि 96,500 कूलम पास करवाने से Na+ माइग्रेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कंडक्शन दिखला रहा है। किसी ने बोला नहीं, इस एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि 96,500 कूलम पास करवा रहे हैं तो 23 ग्राम माइग्रेट हो रहा है। तो दोनों सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? माइग्रेशन आयन का किससे रिलेटेड है? मास से। और जब मास का रिलेशन आ जाए तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन ऑफ मास इज रिलेटेड विथ आयंस। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का
चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम। अप्रॉक्स लिया जाता है 96,487 कूलम के आसपास होता है, लेकिन आपको कितना लेके चलना है 96,500। तो इसको क्यों बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच? क्योंकि माइग्रेशन ऑफ मास इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ आयन, या माइग्रेशन ऑफ आयन इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास, और जहाँ पर मास का माइग्रेशन होगा देयरफॉर क्वांटिटेटिव। दूसरा एग्जांपल देखिए, MgSO4 है। अब होता है कि हम केटाइन ही क्यों लेते हैं, अनायन क्यों नहीं लेते? आप किसी को भी ले सकते हैं, सब आगे बताएंगे आपको। Mg+2 है, या मैं MgCl2 ही ले रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ना, ये प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहेंगे? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? Mg+2 है, हमें इसका इक्वेशन लिखना है। ये आयन है Mg, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है आपका, इससे पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन था। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम या 1 फराडे। यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। यहाँ पर कितना ग्राम? 24 ग्राम मास है। अब देखिए इसका माइग्रेशन हो रहा है, किसका माइग्रेशन हो रहा है? Mg+2 का। तो माइग्रेशन जो Mg+2 का हो रहा है बाबू, यहाँ से यहाँ, कब? जब आप 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं। तो जब 96,500 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं Mg+2 से, तो कितना मास माइग्रेट हो रहा है? 24 ग्राम। तो इसको दो तरह से बोलिए कि 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से, 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से Mg+2 का माइग्रेशन हो रहा है। किसी ने बोला नहीं, 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से 24 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है अमाउंट। 2 × 96,500 कूलम क्यों? क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो माइग्रेशन ऑफ Mg+2 रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास, माइग्रेशन ऑफ मास इज रिलेटेड विथ क्वांटिटी, देयरफॉर क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो फराडे इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच। आप कहीं भी लिख सकते हैं। Al+3 है, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो Al+3 आयन है। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में माइग्रेशन करता है, कंडक्शन देता है आयन। ये नहीं करेगा, ये तो डिपॉजिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। ये माइग्रेट नहीं करेगा बाबू, ये तो डिपॉजिट हो जाएगा। 3 × 96,500 कूलम, 3 × 96,500 कूलम क्यों? 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितना ग्राम? 27 ग्राम। अब इसको दो तरह से बोलेंगे। किसी ने बोला कि इस आयन से, केटाइन हो या अनायन हो, इस आयन से 3 × 96,500 कूलम या 3 फराडे, इसी को बोलिए 3 फराडे। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? 2 फराडे। 3 फराडे यदि चार्ज पास करवा रहे हैं तो 27 ग्राम माइग्रेट हो रहा है। दूसरा बोला नहीं, इस आयन से 3 फराडे चार्ज पास करवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम +3 आयन का माइग्रेशन हो रहा है। Al+3 आयन का माइग्रेशन हो रहा है। किसी ने बोला नहीं, 27 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। दोनों सही बोल रहा है। यहाँ पर बोला कि 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से Mg+2 का माइग्रेशन हो रहा है। दूसरा बोला नहीं, 2 × 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से 24 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। दोनों सही बोल रहा है। किसी ने बोला Mg+2 का माइग्रेशन, किसी ने बोला 24, दोनों सही है। तो माइग्रेशन ऑफ आयन इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास।
माइग्रेशन ऑफ मास रिलेटिव विथ क्वांटिटी, देयरफॉर फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो दो बात आपको क्लियर कर दी है कि फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस को क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, और दूसरा इसमें ईएमएफ जनरेट करते हैं आप, ये ईएमएफ अप्लाइड करते हैं, नॉट जनरेटेड, ईएमएफ अप्लाइड करते हैं आप, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यहाँ पे, गिव्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है केमिकल एनर्जी में। फैराडे में ये जितना लाइन बोल रहे हैं ना सब ऑब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, जो घर में इन्वर्टर देखते हैं आपका काम करता है, जब लाइट करता है तो वो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब लाइट करता है तो हो गया आ गया लाइट, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया वो। तो 3-4 पॉइंट याद रखना है। ईएमएफ इज अप्लाइड, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ आयंस इज रिलेटेड विथ माइग्रेशन ऑफ मास, देयरफॉर क्वांटिटेटिव अप्रोच कहते हैं इसको, क्वालिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव में तो नेचर होता है कि स्ट्रांग है कि वीक, क्वांटिटेटिव मतलब मास। दूसरा ध्यान रखना है कि 96,500 कूलम को एक फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे इज कॉल्ड 96,500 कूलम चार्ज को। तो 96,500 कूलम चार्ज को 1 फैराडे कहते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फैराडे में आप कौन सा सेल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक, याद रखिए। स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, याद रखिए। ईएमएफ इज अप्लाइड और जनरेटेड, याद रखिए। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं फैराडे, मोबाइल चार्ज से हटा लिए गैल्वेनिक, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक से फिर इलेक्ट्रोकेमिकल। और भी कुछ चीज़ से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर mg ऐसे एक समझने AlCl3 ले रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इससे चार्ज पास करवाएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, आयंस में डिसोसिएट होगा, अब इस आयंस माइग्रेट करेगा एल्युमिनियम +3 3 × 96,500 कूलम चार्ज से 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। इसका मास होता है ना 27 ग्राम एल्युमिनियम। 3 × 96,500 कूलम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, एक रहता तो 1 मोल, तो 3 × 96,500 कूलम से 27 ग्राम, सिंस देयरफॉर 96,500 कूलम से तो भाग देंगे तो 9 ग्राम हो जाएगा ना। 96,500 कूलम से कितना ग्राम, 9 ग्राम। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये बात इसलिए लिख रहा हूँ, एक फैराडे भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट के बारे में मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आते रहता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे कैसे, देखिए, द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 96,500 कूलम चार्ज और 1 फैराडे is called equivalent weight. The weight deposited at the electrode by passing 96,500 कूलम चार्ज या 1 फैराडे is called equivalent weight. तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर आ गया बच्चे। द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में 2 सेक्शन होता है, कैथोड भी और एनोड भी। आप इलेक्ट्रोड अभी यूज़ करें, नोट कैथोड ना। द
द वेट डिपॉजिट, ये कैथोड होता है, ये जो है ये कैथोड है। द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 96,500 कूलम चार्ज और 1 फराडे इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का 9 ग्राम होता है, नहीं, जैसे एग्जाम्पल इक्विवेलेंट, एग्जाम्पल ये लिखें इक्विवेलेंट, एक क्यूवी वेट ऑफ एल्युमिनियम 9 ग्राम नहीं होता है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम 9 ग्राम। देखिए तो 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है कि जैसे एक और एग्जाम्पल था MgCl2 है, तो MgCl2 मतलब ये डिसोसिएट करेगा, अभी बताया था आप लोग को, और 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg 2 × 96,500 कूलम से 24 ग्राम, देयरफॉर सिंस देयरफॉर 96,500 कूलम से कितना, 96,500 कूलम से 12 ग्राम, तो एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट 12 ग्राम होता है, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ध्यान रखना है, द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 फराडे चार्ज या 96,500 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। एक ये हो गया। दूसरा टर्म एक देखिए, फिर से यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझ रहे हैं। सिंस 96,500 कूलम से इतना, देयरफॉर 1 कूलम से, तो 1 कूलम से 27/3 × 96,500 ग्राम पर कूलम। 1 कूलम से जो चार्ज, 1 कूलम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है, इट इज़ कॉल्ड जेड, इसको जेड कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम चार्ज से, ध्यान रखिएगा 96,500 कूलम नहीं, द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज is called electrochemical equivalent which is denoted by Z. The weight deposited by passing 1 coulomb charge, ये कूलम है, 1 coulomb charge at the electrode is called electrochemical equivalent। ये लिख लेंगे, electrochemical equivalent which is denoted by Z। denoted by Z। तो Z किसको कहेंगे? दोनों में बिल्कुल क्लियर हो जाइए। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बहुत यूज आएगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फराडे में ही भाई साहब रहेंगे। द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको। अब थोड़ा इसको जनरल फॉर्म में ले जाते हैं, थोड़ा समझिए, क्योंकि आगे हमको फॉर्मूला सब लाना है। एक जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? सो देखिए, एक मेटल है, ऐसा ही कोई केटाइन है, n मोल चार्ज ले रहे हैं, समझिए, कोई ऐसा ही मेटल लीजिए या कुछ लीजिए, ये n पॉजिटिव चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन गेन करके m बनाया,
यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहता तो 96,500 कूलम, 3 बटा 3 n इंटू 96,500 कूलम 4 से, ये m ग्राम मास, ये m ग्राम मास है, डिपॉजिटेड देयरफॉर 96,500 कूलम, तो m इंटू 96,500 कूलम अपॉन n इंटू 96,500 कूलम कैंसिल, तो इसका क्या आ गया, m अपॉन n, इक्विवेलेंट वेट आ गया ये अभी ना। तो इसके लिए हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट m इंटू n, वेर m क्या है, मोलर मास, m को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मोलर मास, और n को क्या पढ़िएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। m जो है बच्चे यहाँ पर मोलर मास है, मास 1 मोल का, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर यदि 3 रहता था, 3 इंटू 96,500 कूलम से 27 था, तो 96,500 कूलम से क्या था, 9 आ गया था ना। तो m क्या, मोलर मास, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी n को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इस सब का हम कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं वैलेंसी फैक्टर। आप देखिए यहाँ पर फिर एक देखिए, इसी को ऊपर वाला ही को देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मोलर मास अपॉन n, जिसको आप वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे दूसरा एक रिलेशन लाना है। सिंस 1 कूलम चार्ज से, अभी आपको बोले थे ना 96,500 जो भी कूलम हो उससे इतना, 1 कूलम चार्ज से देखिए 1 कूलम इंटू, क्या मैं उतना काहे लिखता हूँ, इंटू n इंटू 96,500, यूनिट तो समझ ही रहे, ग्राम पर कूलम हो जाएगा। ये हो गया, ये जो हमारा हो गया है, अभी आप देखे थे एल्युमिनियम में 27/3 था, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसको कहेंगे, Z किसको कहेंगे, जब वेट डिपॉजिट हो कितना से, द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z हो गया बच्चे, मोलर मास अपॉन n इंटू 96,500 कूलम, ये Z हो गया। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, क्योंकि यूज़ करना है, मोलर मास अपॉन n को E लिख देते हैं, तो Z बराबर क्या हो गया, E अपॉन E मतलब इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम, मतलब इक्विवेलेंट वेट। अभी देखे थे ना, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर क्या, इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिख देते हैं, m अपॉन n है ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब आएगा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसलिए लिख दिया हूँ। देखिए याद क्या रखना है, 1 कूलम चार्ज से जो मास डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। रिपीट कर रहा हूँ, द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल। जैसे फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। 3 इंटू 96,500 कूलम से कितना,
27 मोलर मास है कि नहीं इसका 27 ग्राम। और एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास है कि नहीं। सिंस देयरफॉर 1 कूलम से, तो 1 कूलम से क्या लिखते हैं 27/3 इंटू 96,500। ये क्या था, जेड था कि नहीं, इतना ही को ना जेड अभी तक बोले थे, जेड। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है n, इसीलिए n आता है। उसी तरह देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इंटू 96,500 कूलम से, 2 इंटू 96,500 कूलम से देखिए 24, देयरफॉर 1 कूलम से, तो 24/2 इंटू 96,500। ध्यान देखिए यहाँ पर 2 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नीचे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे जेड। जेड 1 कूलम से जो चार्ज डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, कैथोड या उसको क्या बोलेंगे जेड। तो यहाँ पर 3 के जगह क्या लिए हुए हैं एन, 2 के जगह पर क्या लिए हुए एन, तो एन आ गया था इसीलिए नीचे में ये क्लियर हो गया होगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसको कहेंगे, द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500 कूलम चार्ज और 1 फराडे चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसको कहेंगे, द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसलिए बोल रहा हूँ ना कि सवाल बनाने में बीच बीच में रखा रहेगा। तो जेड वहाँ पर निकालना है, इक्विवेलेंट नहीं निकालना है। हम सवाल बनाने का तो तरीका अलग बताएंगे, ये सब टर्म में समझा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ से निकाल सकते हैं, द वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 coulomb of charge is called electrochemical equivalent, which is denoted by Z, and the weight deposited by passing 96,500 coulomb charge is called equivalent weight। 96,500 कूलम चार्ज पास करवाने से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको इक्विवेलेंट वेट का देना है, और 1 कूलम चार्ज पास करवाने से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको जेड करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो जेड बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट अपॉन 96,500। इस जो लिखे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास अपॉन एन, वैलेंसी फैक्टर। मास में मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, यहाँ पर ये एटम है तो एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास। अरे मॉलिक्यूल रहता है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम रहता है एटॉमिक मास, मोलर मास 1 मोल का मास। 27 ग्राम 1 मोल का मास नहीं होगा, एटॉमिक मास। फराडे में अभी फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ भी है, तो ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से हम लोग सवाल नहीं बनाएंगे। ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बस ऐसे ही समझिए, समझने के लिए है कि फर्स्ट लॉ ही होता है, सेकेंड लॉ ही होता है। सवाल बनाने के लिए इसमें लॉ नहीं, सब यूनिटरी मेथड है। आप कोई भी सवाल को 2 मिनट में बना के रख दीजिएगा यूनिटरी मेथड।